हेलो नमस्ते दोस्तों, बी द चेंज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप बी द चेंज द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक्स को सुनते हैं और लर्निंग को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास किताब के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी। यह किताब एक अमेरिकी लेखक ने लिखी है जिनका नाम है मिच एल्बम। यह दिल को छू लेने वाली एक यादगार ऑटोबायोग्राफी है जो एक यंग स्टूडेंट और एक बुजुर्ग प्रोफेसर के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है, जहां वे लाइफ के बिगेस्ट लेसन्स पर डिस्कस करते हैं। लव एंड हेट, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस और ऐसे अनेकों टॉपिक से भरी इस बुक में आपको इंस्पायर्ड और ग्रेटफुल बनाने वाली वैल्यूएबल नॉलेज को डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता ही है, ये बुक ऑटोबायोग्राफी है जो कि चैप्टर्स में नहीं है, तो मैं इसे एपिसोड्स में अपलोड करूंगी, इसीलिए ये वीडियो होगा इस बुक का पहला एपिसोड। और हाँ, जिसकी फ़िलहाल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर वीडियो को मिस न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे और आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं तो एक कप चाय ले और आराम से बैठें। चलिए एक साथ ट्यूसडेज विद मॉरी के बुद्धिमान संदेशों को एक्सप्लोर करें। एपिसोड 1, आभार। मैं इस किताब को पूरा करने में मिले समुचित सहयोग के लिए कुछ खास लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शार्लट, रॉब, जोनाथन श्वार्ट्ज, मॉरी स्टेन, चार्ली डर्बर, गॉर्डी फेलमैन, डेविड श्वार्ट्ज, रबियल और मोरी के ढेर सारे दोस्तों व कलीग्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी यादों, पेशेंस और गाइडेंस ने इस किताब को पूरा करने में मेरा भरपूर सहयोग किया। एडिटर बिल थॉमस का मैं खास तौर पर आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से साकार किया। हमेशा की तरह मैं डेविड ब्लेक का स्पेशल आभारी हूँ जो मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मॉरी का आभारी हूँ जिन्होंने यह लास्ट थीसिस मेरे साथ करने की सहमति प्रकट की। क्या आपको कभी ऐसा टीचर मिला है? अध्ययन सूची। मेरे बूढ़े प्रोफेसर के जीवन की लास्ट क्लास हफ्ते में एक दिन उनके घर पर लगती थी। उनके स्टडी रूम में खिड़की के पास, जहाँ से वे जासवंती की गुलाबी पत्तियों को एक एक कर झरते हुए देख सकते थे। क्लास का दिन भी तय था, मंगलवार। नाश्ते के बाद शुरू होने वाली क्लास का सब्जेक्ट होता था जिंदगी के मायने। यहाँ शिक्षा एक्सपीरियंस के माध्यम से दी जाती थी। इसके लिए कोई ग्रेड नहीं दिया जाता था, परंतु हर हफ्ते ओरल टेस्ट होता था। आपसे सवालों के जवाब देने और मन में उठे कुछ सवाल करने की अपेक्षा की जाती थी। हाँ, बीच बीच में कुछ सेवा भी करनी पड़ती थी, जैसे प्रोफेसर का सिर तकिए पर आराम से रखना या उनका चश्मा नाक पर अच्छे से जमाना वगैरह वगैरह। विदा लेते वक्त उनको चूमना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देता था। कोई बुक नहीं होती थी, फिर भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स पर चर्चा हो जाती थी। प्रेम, कामकाज, समाज, परिवार, बुढ़ापा, क्षमादान और लास्ट में मौत का भी जिक्र होता था। लास्ट लेक्चर छोटा सा था, यूँ समझिए कि बस चंद शब्द। शिक्षा पूरी होने के एवज में लास्ट सेरेमनी आयोजित की गई। हालांकि लास्ट एग्जाम तो नहीं हुई थी, फिर भी जो कुछ सीखा उस पर एक लंबा लेख तैयार करने की उम्मीद की जाती थी, वही यहाँ प्रस्तुत है। मेरे बूढ़े प्रोफेसर के जीवन की लास्ट क्लास में केवल एक छात्र मौजूद था और वह छात्र मैं ही था। 1979 की बसंत ऋतु में शनिवार की एक गर्म और चिपचिपी दोपहर थी। हम सैकड़ों की संख्या में मुख्य कैंपस के बगीचे में लकड़ी की फोल्डिंग कुर्सियों पर अगल बगल बैठे हुए थे। हमने नायलॉन के नीले लबादे पहन रखे थे। वहाँ हमने लंबे भाषणों को अधीरता के साथ सुना। समारोह खत्म होते ही हमने टोपियां हवा में उछाल दी। आखिर हम वॉल्थम, मैसाचुसेट्स की ब्रैंडिंग्स यूनिवर्सिटी की सीनियर क्लास से निकलकर ग्रेजुएट जो हो गए थे।
हम में से कई लोगों के लिए यह बचपन का आखिरी दिन था। बाद में मैंने अपने पसंदीदा प्रोफेसर मॉरिस श्वार्ट्ज को खोजकर अपने माता पिता से मिलवाया। प्रोफेसर कद काठी से ठिंगने ही थे, छोटे छोटे डग लेते ऐसे लगते थे मानो तेज हवा का कोई झोंका उन्हें उड़ाकर बादलों में ले जाएगा। ग्रेजुएट समारोह की ड्रेस में वह बाइबल में वर्णित किसी फरिश्ते और क्रिसमस के देवता का मिला जुला रूप लग रहे थे। उनकी नीली हरी दमकती हुई आंखें, माथे पर चांदी जैसे बाल, बड़े बड़े कान, तिकोनी नाक और भौं पर डस्टी बालों के गुच्छे सब कुछ प्रभावकारी था। हालांकि उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे और निचले दांत तो भीतर की ओर ऐसे झुके हुए थे मानो किसी ने घूंसा जमाया हो। लेकिन मुस्कान ऐसी जैसे अभी अभी आपने उन्हें दुनिया का पहला चुटकुला सुनाया हो। उन्होंने मेरे माता पिता को बताया कि मैं कैसे उनकी हर क्लास में मौजूद रहता था। जब उन्होंने कहा आपका बेटा कुछ खास है, तो मैं शर्माकर पैरों की तरफ देखने लगा। विदा लेने से पहले मैंने प्रोफेसर को तोहफा दिया, एक ऐसा भूरा ब्रीफकेस जिस पर उनके नाम के पहले अक्षर अंकित थे। मैंने एक दिन पहले ही उसे शॉपिंग मॉल से खरीदा था। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता था, या यूं कह ले कि मैं यह नहीं चाहता था कि वे मुझे भुला दें। उन्होंने ब्रीफकेस की प्रशंसा करते हुए कहा, मिच तुम बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी पतली बाहों को मैंने पीठ पर महसूस किया। मेरा कद उनसे ज्यादा था और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, मानो मैं बुजुर्ग हूँ और वह कोई छोटा बच्चा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनसे संपर्क बनाए रखूंगा। मैंने बेहिचक कहा, ऑफ कोर्स। जब वे पीछे हटे तो मैंने देखा कि वह रो रहे थे। पाठ्यक्रम। उनको मौत का बुलावा 1994 की गर्मियों में आया। अब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे मौरी को काफी पहले ही यह एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। जिस दिन उन्होंने नाचना छोड़ा उसी दिन वे यह जान गए थे। मेरे बूढ़े प्रोफेसर बहुत अच्छे डांसर थे। संगीत रॉक एंड रोल हो, बिग बैंड हो या फिर द ब्लूज, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस आंखें बंद करते और एक दिलकश मुस्कान के साथ ताल के अपने स्वयं के नॉलेज पर नाचने लगते थे। यह हमेशा ही देखने लायक नहीं होता था, लेकिन उन्हें डांस के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती थी। मौरी तो अकेले ही नाच लिया करते थे। वे हर बुधवार रात को डांस फ्री के लिए हार्वर्ड स्क्वायर के चर्च में जाया करते थे। वहाँ बड़े बड़े स्पीकर और चमकदार लाइट्स होती थी। वहाँ सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने मौरी गले में रुमाल सा लपेटे छात्रों की भीड़ में भटकते रहते थे। संगीत लिंडी से लेकर जिमी हेंड्रिक्स तक, चाहे किसी का भी हो, वे बस नाचना शुरू कर देते थे। इस दौरान वे ट्विस्ट करते थे, गोल गोल घूमते थे। वे मदहोश होकर एक मंझे हुए संगीतकार की तरह तब तक अपनी बाहों को हिलाते रहते थे जब तक कि उनकी पीठ पसीने में तर न हो जाती। वहाँ कोई नहीं जानता था कि वे समाजशास्त्र में डॉक्टरेट हैं, उनके पास कॉलेज में पढ़ाने का बरसों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कई चर्चित बुक्स लिखी हैं। लोगों की नज़र में तो बस वे एक जिद्दी बूढ़े थे। एक बार तो वे टैंगो का कैसेट लेकर आए और उसे वहाँ के स्पीकर पर बजवा कर ही माने। उसके बाद तो उन्होंने डांस फ्लोर की कमान ही संभाल ली। किसी उत्साही लेटिन प्रेमी की तरह कभी आगे जाते तो कभी पीछे। जब वे रुके तो हर एक ने तालियां बजाई। वे चाहते तो हमेशा के लिए उस पल को थाम सकते थे, लेकिन फिर उनका डांस एकाएक थम गया। 60 बरस की उम्र में उन्हें अस्थमा हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक दिन वे चार्ल्स नदी के किनारे टहल रहे थे कि सर्द हवा के झोंकों ने उनकी सांस ही रोक दी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाकर एड्रेनल का इंजेक्शन लगाया गया। इसके कुछ सालों बाद उनको चलने में दिक्कत होने लगी। एक बार अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में वे अचानक ही लड़खड़ा गए, और तो और एक रात वे एक थिएटर की सीढ़ियों में ऐसे गिरे कि वहां मौजूद लोग स्पीचलेस रह गए। हवा आने दो, किसी ने चिल्लाकर कहा। इस वक्त तक उनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, इसीलिए लोगों ने उनके बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए उन्हें खड़े होने के लिए सहारा दिया। लेकिन मौरी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि वे खुद को हमसे बेहतर जानते थे। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं, कुछ और ही था। वे हर वक्त थके थके से रहने लगे। उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती थी और अब उन्हें बस मौत के सपने आने लगे थे। वह डॉक्टरों को दिखाने जाने लगे, ढेर सारे डॉक्टर। उन्होंने तब तक खून और पेशाब के सैंपल्स की जांच की, उनकी आंतों की भी जांच की गई। आखिरकार जब कुछ भी पता न चल सका तो एक डॉक्टर ने उनकी पिंडली का छोटा सा हिस्सा निकालकर मांसपेशियों की बायोप्सी का डायरेक्शन दिया। लैब रिपोर्ट ने किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का संकेत दिया। फिर तो मौरी को ढेर सारे टेस्ट से गुजरना पड़ा। इस दौरान एक टेस्ट में तो उन्हें एक खास कुर्सी पर बिठाकर बिजली के झटके तक दिए गए और उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की रिएक्शन को जांचा गया। परिणामों को देखकर डॉक्टरों ने कहा, हमें अभी और जांच करनी होगी। लेकिन क्यों? मौरी ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है? हम यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते, मगर आप कुछ सुस्त हो गए हैं। सुस्त हो गए हैं? आखिर इसका क्या मतलब था? आखिरकार अगस्त 1994 में एक गर्म और उमस भरे दिन मौरी और उसकी पत्नी शार्लट न्यूरोलॉजिस्ट के ऑफिस पहुंचे। डॉक्टर ने धक्कादायक खबर बताने से पहले उन्हें बैठाया और फिर कहा, मौरी को एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस AALS नामक रोग हो गया है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को क्रूरता से तबाह कर देने वाले इस रोग को लू गेहरिग्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त इसका कोई इलाज भी नहीं था। मौरी ने पूछा, आखिर यह मुझे कैसे हुआ? जवाब कोई नहीं जानता था। क्या यह जानलेवा है? हाँ। तो मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर ने उनके सामने अफसोस जताते हुए स्वीकार किया। उसने मौरी और शार्लट के साथ 2 घंटे तक बैठकर पेशेंटली उनके हर सवाल का जवाब दिया। जब वे चलने को हुए तो डॉक्टर ने उन्हें ALS पर जानकारी देने वाले पर्चे कुछ ऐसे पकड़ाए मानो वे बैंक में नया खाता खोल रहे हो। बाहर सूरज चमक रहा था और लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे। एक महिला पार्किंग मीटर में पैसे डालने के लिए भागी जा रही थी, दूसरी किराने का सामान लेकर जा रही थी। शार्लट के दिमाग में लाखों सवाल उठ रहे थे। हमारे पास कितना वक्त बचा है? हम यह सब कुछ कैसे करेंगे? हम बाकी बिल कैसे चुकाएंगे? इस बीच मेरे बूढ़े प्रोफेसर आसपास सब कुछ सामान्य देखकर हैरान थे। क्या इस वक्त दुनिया को थम नहीं जाना चाहिए? क्या ये सब नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है? लेकिन दुनिया नहीं रुकी, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। कमजोर मौरी जब धीरे से दरवाजा खोलकर कार में बैठने लगे तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी गहरे कुएं में गिर रहे हो। अब क्या होगा? उन्होंने सोचा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मेरे प्रोफेसर जवाबों को तलाश ही रहे थे कि रोग ने उन्हें और मजबूती से जकड़ लिया। एक सुबह उन्होंने कार को रिवर्स करते हुए गैराज से निकाला और मुश्किल से ही ब्रेक लगा पाए। कार चलाने का वह उनका लास्ट दिन था। वे बार बार गिरने लगे थे, इसीलिए उन्होंने सहारे के लिए छड़ी खरीद ली। बिना किसी सहारे के घूमने का यह उनका लास्ट दिन था। वे हर रोज की तरह तैरने के लिए YMCA स्विमिंग पूल गए, लेकिन कपड़े ही नहीं उतार पाए। सो उन्होंने पहली बार अपनी देखरेख के लिए घरेलू सहायक टोनी को रखा। थियोलॉजी का यह छात्र उन्हें न केवल स्विमिंग पूल में ले जाने, बाहर निकालने, बल्कि कपड़े उतारने पहनाने में भी मदद करता था। लॉकर रूम में दूसरे तैराक यह दिखाने का असफल प्रयास करते थे कि वे उन्हें नहीं घूर रहे हैं। यह उनकी प्राइवेसी का लास्ट दिन था। 1994 में पतझड़ के मौसम में मौरी हिली ब्रांडिस के पड़ोस में कॉलेज सिलेबस का आखिरी पाठ पढ़ाने गए। बेशक वे चाहते तो इससे बच सकते थे, यूनिवर्सिटी उनकी परेशानी समझ लेती। आखिर इतने लोगों के सामने क्यों जिल्लत झेली जाए? घर पर रहो आराम से, ताकि कम से कम अपने ही काम ठीक से हो जाएं। लेकिन ऐसा पलायन मौरी को कतई मंजूर नहीं था। इसके बजाय वे लड़खड़ाते हुए क्लासरूम में आए, जहां पर वे 30 वर्षों से अधिक समय से आ रहे थे। छड़ी के सहारे अपनी कुर्सी पर पहुंचने में उन्हें कुछ वक्त लगा। लास्ट में वे कुर्सी पर बैठे, चश्मे को नाक पर से उतारकर नीचे रखा और अपनी ओर चुपचाप ताक रहे युवा चेहरों पर नजर दौड़ाई।
मेरे दोस्तों, मैं मानकर चलता हूँ कि तुम सब यहाँ सोशल साइकोलॉजी की क्लास के लिए आए हो। मैं पिछले 20 बरस से इसे पढ़ा रहा हूँ। यह पहला मौका है जब मैं कहूँगा कि आप जोखिम मोल ले रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है। मैं शायद इस सेमेस्टर की समाप्ति तक जिंदा भी न रहूं। अगर आपको लगता है कि यह एक समस्या है तो आप बेशक इस सिलेबस को छोड़ दें। वे मुस्कुराए और उनके रहस्य का भी अंत हो गया। ALS एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह होता है जो आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को पिघला देता है और आपका जिस्म बस मोम का एक ढेर बनकर रह जाता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत पैरों से होती है और इसका असर ऊपर चढ़ने लगता है। इस कारण जांघ की मांसपेशियों पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते। पीठ की मांसपेशियों भर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ तक कि आप सीधे भी नहीं बैठ सकते। इस सब के बाद भी अगर आप जिंदा बच गए तो समझिए कि आप गले में एक छेद से डाली गई नली से सांस लेते हैं। आपकी आत्मा पूरी तरह जागृत होती है, लेकिन वह एक पंगु शरीर के भीतर कैद होती है। वह बस केवल पलक झपकाने या जीभ को थोड़ा हिलाने का काम कर सकती है। अपने ही शरीर में बर्फ की तरह जमा हुआ एक इंसान वाकई यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य की तरह लगता है। इस सिचुएशन में आने के लिए आपको बीमार होने के बाद 5 साल से अधिक का समय नहीं लगता। डॉक्टरों की राय में मौरी की जिंदगी के अब केवल 2 साल ही बचे थे। मौरी जानते थे कि अब वक्त इससे भी कम था, लेकिन मेरे बूढ़े प्रोफेसर ने मन में कुछ ठान लिया था। वे डॉक्टर के ऑफिस से जिस दिन निकले थे और उनके सिर पर मौत की तलवार लटक रही थी, उसी दिन से उन्होंने एक निर्णय पर काम करना शुरू कर दिया था। क्या मैं यूं ही मर जाऊंगा या जिंदगी के बचे हुए वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा? उन्होंने खुद से सवाल किया था। नहीं, वे यूं ही खत्म नहीं होंगे। मौत को अपनाने में उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इसके बजाय वे मृत्यु को ही अपना लास्ट प्रोजेक्ट बना लेंगे। यही उनके हर दिन का अहम हिस्सा होगा। मरना तो सभी को है, क्या बुराई है अगर उनकी मौत से लोगों का भला हो जाए? वे एक रिसर्च का आधार हो सकते हैं, एक खुली इंसानी किताब। मेरी धीमी और धैर्य भरी मौत का अध्ययन करो, देखो कि मुझे क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ सीखो। मौरी जिंदगी और मौत के बीच के आखिरी पुल को पार करेंगे और इस यात्रा का वर्णन भी करेंगे। पतझड़ के मौसम का सेमेस्टर तेजी से गुजर गया, साथ ही प्रोफेसर की दवाएं भी बढ़ गई। उपचार उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। नर्सें घर आकर मौरी के जवाब देते पैरों में जान फूंकने की कोशिश करती थी। मांसपेशियों को फिर सक्रिय बनाने के लिए वह पैरों को ऐसे आगे पीछे मोड़ती थी मानो हैंडपंप से पानी निकाल रही हो। उनके शरीर में परमानेंट होती भारी जकड़न को दूर करने के लिए मालिश के एक्सपर्ट भी हफ्ते में 1 दिन आते थे। ध्यान सिखाने वालों से भी उनकी मुलाकात होती थी। आंखें बंद करके वे इतने एकाग्रचित हो जाते थे कि उनकी दुनिया बस सांस पर आकर सिमट जाती थी, अंदर बाहर अंदर बाहर। एक दिन छड़ी लेकर निकले तो उनका पैर किसी चीज पर पड़ा और वे गली में गिर पड़े और अब छड़ी की जगह वॉकर करने ले ली। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मौरी के लिए बाथरूम आना जाना भी किसी सजा से कम नहीं था। इसीलिए मौरी को कांच के एक बड़े बर्तन में ही पेशाब करनी पड़ती थी। इससे भी वे बमुश्किल खुद को सहारा दे पाते थे और पेशाब के लिए बर्तन को किसी और को पकड़ना पड़ता था। हम में से अधिकतर लोग ऐसे में परेशान हो उठते, खासकर मौरी की उम्र में। लेकिन मौरी हम सब की तरह नहीं थे। जब उनका कोई नज़दीकी कलीग आता तो वे कह देते थे, सुनिए, मुझे पेशाब आई है, यदि आपको कष्ट न हो तो क्या मेरी मदद करेंगे? अक्सर उन्हें अपने लिए लोगों के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाने पर हैरानी होती थी। दरअसल वे अनवरत आने वाले विजिटर्स का खूब दिल बहलाते थे। मौत, उसके मायने और समाज में इसे बिना समझे व्याप्त भय पर चर्चा के लिए उनके पास कई समूह थे। उन्होंने अपने दोस्तों से साफ कह दिया था कि अगर वे वाकई उनकी मदद करना चाहते हैं तो हमदर्दी दिखाने के बजाय पहले की तरह उनसे मिलकर फ़ोन कर अपनी समस्याएं बांट कर करें, क्योंकि मौरी हमेशा से दूसरों की बातें अच्छे से सुना करते थे।
उनके साथ चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन उनकी आवाज़ में वही खनक और अपनापन था और दिमाग में लाखों विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वे यह साबित करने पर आमादा थे कि मरने का मतलब बेकार हो जाना नहीं होता। नया साल आया और चला गया। मौरी ने किसी से कहा तो नहीं, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी साल होगा। अब वे व्हीलचेयर पर आ गए थे। बचे हुए वक्त में अपने समस्त प्रियजनों को तमाम बातें बताने के लिए वे जूझ रहे थे। जब ब्रैंडिस का उनका एक साथी एकाएक दिल का दौरा पड़ने से मर गया, मौरी भी उसके अंतिम संस्कार में गए। जब वे अंतिम संस्कार से घर लौटे तो काफी उदास थे। उन्होंने कहा, कितना बेकार है, वे सब उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहे थे और इर्व इनमें से कुछ नहीं सुन पाया। तभी मौरी को एक बढ़िया विचार आया। उन्होंने कुछ फोन किए और एक तारीख तय की, जीते जीते अपनी अंतिम संस्कार की। रविवार की एक सर्द दोपहर उनके घर उनके इस सजीव अंतिम संस्कार में चंद दोस्तों और परिजनों ने भाग लिया। हर एक ने मेरे प्यारे बूढ़े प्रोफेसर के बारे में बातें की और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। कुछ रो पड़े, कुछ हंसने लगे। एक महिला ने तो एक कविता भी पढ़ी। मेरे प्यारे प्यारे कजिन, जैसे जैसे आप वक्त का दरिया पार कर रहे हैं, आपका युवा दिल और नर्म और नाजुक होता जाता है। मौरी भी उनके साथ खूब रोए और हंसे, और वे तमाम प्यारी बातें जो हम अपने प्रियजनों से नहीं कर पाते, मौरी ने उस दिन कह डाली। जीते जी किया गया उनका अंतिम संस्कार जबरदस्त कामयाब रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि मौरी अभी मरे नहीं थे। वैसे उनकी जिंदगी का एक बेहद असाधारण पहलू से पर्दा उठाना अभी बाकी था। छात्र, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली गर्मियों में उस दिन अपने प्यारे समझदार प्रोफेसर को गले लगाने और कांटेक्ट बनाए रखने के वादे के बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैंने संपर्क नहीं बनाए रखा। सच बताऊं तो मेरा उन अधिकतर लोगों से संपर्क टूट गया था जिन्हें मैं कॉलेज में जानता था। यहाँ तक कि मेरे साथ बियर पीने वाले दोस्तों और सुबह मेरे साथ ही जागने वाली इकलौती महिला तक से मेरा संपर्क नहीं रहा। डिग्री पाने के बाद के दिनों ने मुझे काफ़ी कठोर बना दिया था। ग्रेजुएशन के बाद दुनिया को अपनी इंटेलेक्ट के इस्तेमाल का मौका देने के लिए कैंपस से न्यूयॉर्क शहर की ओर निकला वह गर्वीला ग्रेजुएट अब काफ़ी बदल चुका था। उस वक्त मैंने जो दुनिया देखी वह बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थी। 20 से 30 की दरमियानी उम्र में किराया देते क्लासिफाइड एड्स को पढ़ कर भटकते हुए मैं सोचा करता था कि आखिर मेरा सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा। मेरा सपना मशहूर संगीतकार बनने का था। मैं पियानो बजाना चाहता था। कुछ बरस मानो अंधेरे में गुजरे। खाली नाइट क्लबों, झूठे वादों, म्यूजिक बैंड के कलाकारों के आपसी झगड़ों से टूटने की हकीकत ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैंने देखा मुझसे वादा करके भी प्रोड्यूसर काम किसी और के साथ कर रहे थे। जिंदगी में मैं पहली बार नाकामी का सामना कर रहा था। इसी दौरान पहली बार मैंने मौत को इतने नज़दीक से देखा। मेरे प्यारे मामा जी, जिन्होंने मुझे संगीत का ज्ञान दिया, कार चलाना सिखाया और जो लड़कियों की बातें करके मुझे छेड़ते रहते थे, मेरे साथ फुटबॉल खेलते थे, इकलौते ऐसे व्यक्ति जिनके जैसा मैं बनना चाहता था, केवल 44 वर्ष की उम्र में स्टमक के कैंसर से गुजर गए। उनका कद जरूर कम था, पर वे अपनी घनी मूंछों के कारण अट्रैक्टिव दिखते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी साल में मैं उनके करीब रहा। उनके अपार्टमेंट के ठीक नीचे मैं भी रहता था। मैंने उस मजबूत शरीर के धनी शख्स को बीमारी से टूटते और दर्द को झेलते हुए देखा था। खाने की मेज पर जब वे दर्द से दोहरे होकर पेट दबाकर आंखें बंद कर कराहते थे, आह हे भगवान। तो हम सब, मेरी मामी जी, उनके 2 जवान बेटे और मैं, उनसे नजरें बचाकर चुपचाप अपना खाना खत्म करते रहते थे। जिंदगी में मैंने इससे पहले खुद को कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। मई महीने की एक रात मैं और मामा जी उनके अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे। हवा चल रही थी और मौसम कुछ गर्म था। शून्य में देखकर उन्होंने दांतों को भींचते हुए कहा कि वे बच्चों की अगली क्लास नहीं देख पाएंगे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या मैं उनके बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैंने उनसे ऐसे निराशा भरी बात नहीं करने का आग्रह किया।
वे उदास होकर बस मुझे एकटक देखते रहे। इसके कुछ हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे अब एक एक पल कीमती लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं बेबस हो गया हूँ और मेरी जिंदगी एक खुले नाले में पानी की तरह बहती जा रही है। अब मुझे न तो सोने नाइट क्लबों में संगीत बजाना अच्छा लगता था और न ही अपने अपार्टमेंट में बैठकर ऐसे गीत लिखना जिन्हें कोई नहीं सुनेगा। मैंने फिर से पढ़ाई की तरफ रुख कर लिया। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री के बाद मैंने खेल पत्रकार के तौर पर पहली ही नौकरी को स्वीकार लिया। खुद ख्याति हासिल करने के चक्कर में पढ़ने के बजाय मैं फेम के पीछे भागते बड़े खिलाड़ियों के बारे में लिखने लगा। मैंने अखबारों में काम करने के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र राइटिंग भी किया। मैं ऐसी गति से काम करने लगा जहां वक्त की कोई सीमा नहीं थी। सुबह उठने के बाद ब्रश करते ही मैं टाइपराइटर लेकर बिना नाइट ड्रेस बदले ही काम में जुट जाता था। मेरे मामा एक कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और रोज रोज एक ही जगह एक जैसे काम से उन्हें नफरत थी। मेरा रेजोल्यूशन था कि मेरी जिंदगी का अंत उनकी तरह नहीं होगा। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा होते हुए आखिरकार मैंने डेट्रॉयट के डेट्रॉयट फ्री प्रेस में एक स्तंभकार की नौकरी कर ली। उस शहर में खेल के लिए दीवानगी हद दर्जे की थी जो मेरी इच्छा से मेल खाती थी। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल हो या आइस हॉकी, वहाँ सबकी पेशेवर टीमें थी। कुछ ही वर्षों में मैं महज स्तंभकार नहीं रहा बल्कि खेल पर किताबें भी लिखने लगा। रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ मैं टीवी पर भी नियमित रूप से आने लगा और धनी फुटबॉल खिलाड़ियों और कॉलेज की खोखली खेल योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने लगा था। अब मैं उस इंफॉर्मेशन क्रांति का हिस्सा था जिसके असर में पूरा देश डूब गया था। अब मैं बहुत काम का आदमी हो गया था। अब मैंने किराए से कुछ भी लेना बंद कर दिया। अब मैं चीजें खरीदने लगा था। मैंने पहाड़ी पर घर खरीदा, कार खरीदी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और पोर्टफोलियो बनाया। मेरी जिंदगी रफ्तार से दौड़ रही थी और अब मैं हर चीज एक तय समय सीमा में ही करने लगा था। मैं वर्जिश भी करता तो किसी दानव की तरह। कार तूफानी गति से चलाता था और अब मैंने अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस दौरान मेरी मुलाकात जैनीन नाम की काले बालों वाली महिला से हुई। मेरी ऊटपटांग दिनचर्या और अधिकतर शहर से बाहर रहने के बावजूद वह न जाने कैसे मुझे चाहने लगी थी। 7 साल तक हमारा लव अफेयर चलता रहा और इसके बाद हमने शादी कर ली। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मैं काम पर लौट आया। मैंने उसे और स्वयं को बताया कि एक दिन हम हमारा परिवार शुरू करेंगे, जिसकी उसे बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। इसके बजाय मैंने खुद को कामयाबियों में डुबा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि कामयाबी से मैं हर एक बात पर कंट्रोल कर सकता हूँ। बीमार होकर अपने मामा की तरह मरने से पहले, जो कि मुझे अपनी नेचुरल डेस्टिनी जान पड़ती थी, मैं इस कामयाबी से खुशी का कतरा कतरा हासिल कर सकता हूँ। और मौरी, मैं गाहे बगाहे उनको याद कर लेता था। इंसान बनने और दूसरों से जुड़ने के बारे में उनकी सीख भी याद तो थी, पर ऐसा लगता था जैसे वह किसी और जन्म की बात थी। साल गुजरते रहे और ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से आने वाली हर डाक मैं यह सोचकर फेंकता रहा कि उसमें केवल पैसे भेजने की मांग होगी। इसीलिए अब मुझे मौरी की बीमारी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। जो लोग बता सकते थे उन्हें मैं कब का भुला चुका था। उनके फोन नंबर पुराने सामान में न जाने कहाँ गुम हो गए थे। हालात यही बने रहते अगर मैं एक रात टीवी के चैनल को बदल बदल कर ना देख रहा होता। तभी अचानक मेरे कानों ने सुना। यह था ट्यूसडेज विद मौरी का पहला एपिसोड, जिसमें हमने मौरी जैसे इस बुजुर्ग प्रोफेसर के साथ मिलकर बहुत से वैल्यूएबल लेसन सीखे। अगले एपिसोड में हम इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नए इंटेलेक्चुअल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे नए एपिसोड्स को मिस न करें। और हमेशा की तरह अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।